नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो प्रश्न है, अंध अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नेत्र अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। तो यहां बात हो रही है अंध अनुकूलन की, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे आंख में दो तरह के रिसेप्टर पाए जाते हैं। एक को आप कहते हैं कोन्स और दूसरे को कहते हैं रॉड्स। कोन्स तो होते हैं वह उजाले में या दिन, आप कहिए तो दिन की रोशनी में काम करते हैं, और जो रॉड्स होते हैं वो नाइट में काम करते हैं, यानी कि धीमी रोशनी में काम करते हैं। और दूसरी बात कि जो कोन्स होते हैं वो रंगीन प्रत्यक्षीकरण करवाते हैं, और जो रॉड्स होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट प्रत्यक्षीकरण करवाते हैं। तो चूंकि इन दोनों रिसेप्टर्स की अलग अलग भूमिका होती है और अलग अलग समय पर यह उद्दीप्त होकर व्यक्ति को विभिन्न उद्दीपकों का प्रत्यक्षीकरण करवाते हैं, तो यहां अंध अनुकूलन की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं जो अंध अनुकूलन होगा वो रात के समय में या अंधेरे में या धीमी रोशनी में, धीम रोशनी में एक्टिवेट होते हैं और व्यक्ति को ब्लैक एंड व्हाइट प्रत्यक्षीकरण करवाते हैं। ठीक है, तो अब प्रश्न के ऑप्शन पर आइए। अंध अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है क्या नेत्र अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, जिसमें तो हरी रोशनी में नहीं, गलत है। रंगीन रोशनी, आप जानते हैं रंगीन रोशनी कोन्स के साथ होता है। चमकीली दीप्ति में, ये भी कोन्स के साथ होता है। मंद दीप्ति के साथ रोशनी में। तो अवश्य ही इसका जो उत्तर सही होगा वो उत्तर सही होगा डी। अगले प्रश्न पर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रासंगिक अधिगम की व्याख्या करता है। यहाँ एक्सीडेंटल लर्निंग की बात की जा रही है। एक्सीडेंटल लर्निंग की व्याख्या करता है, ऑप्शन पढ़ लीजिए, अधिगम जिसमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वास्तव में कोशिश नहीं होती है। ठीक है, यानी किसी लक्ष्य के प्राप्ति में, तो ये ऑप्शन कहीं भी अधिगम से नहीं जुड़ा है। स्पष्ट पुनर्बलन की अनुपस्थिति में अधिगम, ठीक, कुछ हद तक ये कहा जा सकता है। आइए अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, पुनर्बलन और अनुक्रिया के बीच संबंध के ज्ञान के बिना संपन्न अधिगम। हाँ, ये देखिए कि पुनर्बलन और अनुक्रिया के बीच संबंध के ज्ञान के बिना अधिगम जो होता है वो क्या होता है, एक्सीडेंटल अधिगम होता है। अगला है विभेद या प्रत्यक्षण में परिवर्तनों की अनुपस्थिति में अधिगम। तो अवश्य ही जो इसका ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होगा सी, क्योंकि आप देख लीजिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं, अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप देखते हैं कि जो व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है वो गलत दिशा में चल रहा था या अपनी साइड से नहीं चल रहा था, इस वजह से एक्सीडेंट हुआ है। तो आप तुरंत इस बात को सीख लेंगे कि अपनी साइड से या यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। तो आगे से आप इन चीजों को बगैर किसी पुनर्बलन के, बगैर किसी संबंध के आप उसे तुरंत सीख जाते हैं। इसको प्रासंगिक अधिगम का नाम दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक व्यक्तित्व के बड़े 5 आयामों में शामिल नहीं है। आप जानते हैं बिग 5 थियरी, पर्सनालिटी की बिग 5 फैक्टर अगर आप बात करें तो यह व्यक्तित्व का एक अत्यंत ही विश्वसनीय तथा वैध परीक्षणों में माना जाता है, जो मुख्य रूप से कुछ शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का मापन करते हैं, जिसको नाम दिया जाता है नियोपाई। नियोपाई यानी कि नियो इन्वेंट्री का नाम है, पर्सनालिटी इन्वेंट्री, नियो पर्सनालिटी इन्वेंट्री के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसमें आप अगर इन बड़े 5 आयामों को जानना चाहें तो नियो में 3 आयाम छुपे हुए हैं, न्यूरोटिसिज्म, एक्स्ट्रावर्जन और ओपननेस। उसके बाद 2 और आयाम को आप जोड़ लीजिए, एक को कहते हैं
ओपननेस और एक को एग्रीबलनेस। ठीक, तो अब इस तरह से ये 5 आयाम है और ये कह रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है। बहिर्मुखता आप देख रहे हैं, बहिर्मुखता है, तंत्रिका तापी न्यूरोटिसिज्म है, ठीक, सहमति जनता है। अब बच रहा है ओपननेस और, ठीक है, अब बच रहा है ओपननेस और कॉन्शियसनेस। तो चूंकि प्रभुत्व तो कहीं भी नहीं है, तो ये इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा डी। अगले प्रश्न पर बात करें तो प्रतिबल से निपटने का मंत्र यह है कि प्रतिबलित व्यक्ति अपने आप को नई स्थितियों के साथ ढाल ले। यानी ये कथन किसका है? क्योंकि कथन की बात की जा रही है यहां पर कि प्रतिबल से निपटने का मंत्र ये है, मतलब प्रतिबल से अपने आप को बाहर निकालने का मंत्र ये है कि आप अपने किसी नई परिस्थितियों में या नई चीजों में अपने आप को उलझा लीजिए। यह कथन किसका है? तो यह जो ऑप्शन है कार्ल रोजर्स, सैंडर स्कॉर, हैंस आइजैक, जॉर्ज केली, तो ये जॉर्ज केली का कथन है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पर बात करें, संवेग को सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि इमोशन की बात की जा रही है, इमोशन को किस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं? स्थिति के प्रति वैयक्तिक अनुक्रिया। ठीक है, वैयक्तिक अनुक्रिया को एक तरह से बहुत हद तक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि संवेग में लगभग एक तरह की अनुक्रियाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, उत्तेजन, अगर क्रोध होता है तो सबका चेहरा लाल, आंखें बड़ी, ऐसा आप देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है सांवेगिक उत्तेजना के प्रति अनुक्रिया, तो वो तो सांवेगिक उत्तेजना के प्रति अनुक्रिया होती ही है, लेकिन सर्वोत्तम ढंग से कैसे? एक उत्तेजित अवस्था जो उद्दीपकों की अनुक्रिया के रूप में आती है, जिसके लिए व्यक्ति को का कोई बनी बनाई प्रतिक्रिया नहीं होती है। ये ऑप्शन सबसे अधिक सही होगा, यानी कि जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न पर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षेत्र प्रयोग के लिए सही नहीं है? ठीक, क्षेत्र प्रयोग यानी कि फील्ड एक्सपेरिमेंट की बात किया जा रहा है, तो ऑप्शन है क्षेत्र प्रयोग के लिए विशेषतया ऐसे कुशल अनुसंधानकर्ता चाहिए जो सामाजिक स्थितियों में हस्तक्षेप कर सके। ठीक है, अगर ध्यान दें तो ये तो सही है कि अगर आपको फील्ड स्टडी करना है, क्षेत्र अध्ययन करना है, तो अवश्य ही जो अनुसंधानकर्ता होना चाहिए वो प्रशिक्षित होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, तभी आप क्षेत्र अध्ययन में कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आप प्रश्न देख रहे हैं क्षेत्र अध्ययन के लिए सही नहीं है, पता करना है, तो ये पहला ऑप्शन तो सही है। क्षेत्र प्रयोग में सबसे अधिक कठिनाई स्वतंत्र चर के यादृच्छिककरण और छेड़छाड़ में होता है। अवश्य ही, क्योंकि आप नेचुरल परिस्थितियों में वास्तविक परिस्थिति में अध्ययन करते हैं, तो वहां पर स्वतंत्र चरों में जोड़ तोड़ करना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, अगला है क्षेत्र प्रयोग का संबंध आकस्मिक संबंधों से है, परंतु इसका संबंध संबंधों की दिशा से नहीं है। ठीक है, यही ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि ऐसा क्षेत्र अध्ययन में नहीं होता। क्षेत्र अध्ययन प्राकृतिक परिवेश में होता है, ये 100% सही है। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर चलें, तो निम्नलिखित में से कौन सा से कथन प्रत्यक्षीकरण के संबंध में सही है या है? ठीक है, तो यहाँ परसेप्शन की बात की जा रही है। अब जानते हैं परसेप्शन सेंसेशन के बाद आता है, यानी कि सेंसेशन प्लस मीनिंग इज इक्वल टू परसेप्शन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। प्रत्यक्षीकरण प्रत्यक्ष अनुभव जन्य नहीं होता है। दूसरा है प्रत्यक्षीकरण संवेदना से पीछे आता है। ठीक, ये तो एकदम सही है कि जो प्रत्यक्षीकरण आता है वो संवेदना के बाद आता है। सेंसेशन प्लस मीनिंग इज इक्वल टू परसेप्शन। ठीक है, तो प्रत्यक्षीकरण को सुधारा जा सकता है, ये भी सही है। परसेप्शन जैसे जैसे सूचनाएं सुदृढ़ होती हैं, परसेप्शन में भी सुधार आता है। प्रत्यक्षीकरण दाएं द्वारा मिलता है, तो ये गलत है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो कोड है उस कोड में दूसरा और तीसरा सही होगा। इस आधार पर जो ऑप्शन सही हो रहा है वो ऑप्शन सही हो रहा है सी। अगले प्रश्न पर बात करें, तो यदि स्मृति चिन्ह को समय समय पर जब तक पुनर्जीवित न किया जाए तो वह अप्रयोग सिद्धांत के अनुसार पूर्णतः मिट जाएंगे। उसे क्या कहा जाता है? क्योंकि आप जानते हैं डिसयूज थियरी स्मृति का
विस्मरण के लिए डिसयूज थियरी, अगर आप किसी भी सूचना को अगर यूज नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वह उसके जो स्मृति चिन्ह होते हैं वो मस्तिष्क में मिट जाते हैं मस्तिष्क से। तो ये कह रहा है कि इसे क्या कहा जाता है। ठीक, तो समाहरण विरोध ये हो नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन अग्रलक्षी अवरोध, ये भी नहीं हो सकता है। पुनर्प्राप्ति अवरोध यानी रिट्रीवल इनहिबिशन, जैसा कि आप अनुप्रयोग की बात कर रहे हैं, रिट्रीवल की बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे रिट्रीवल हम नहीं करते हैं तो वह रिट्रीवल अवरोध उत्पन्न करता है। यानी कि कहा जाता है कि जब हम किसी चीज को याद करते हैं तो याद करने के पश्चात जब उसका रिट्रीवल किया जाता है, उसकी पुनः प्राप्ति की जाती है, तो कुछ चीजें जिसे हम उस समय रिट्रीवल नहीं करते हैं वह बाद में धीरे धीरे भूल जाती है, क्योंकि उसके प्रति एक तरह का अवरोध उत्पन्न हो जाता है। परिणाम स्वरूप वह उसके जो स्मृति चिन्ह होते हैं धीरे धीरे ह्रास हो जाते हैं, धूमिल हो जाते हैं, मिट जाते हैं। तो इस आधार पर जो ऑप्शन सही हो रहा है वो ऑप्शन सही हो रहा सी। अगले प्रश्न पर बात करें जो कि कारण और कथन वाले प्रश्न है। आपको हमने कारण कथन के एक पूरी सीरीज ही बना रखी है और इसमें बताया है कि आप कारण कथन वाले प्रश्न किस तरह से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप अवश्य ही उस सीरीज को देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि सभी प्रश्नों की सीरीज को सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाता है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए अभिकथन पढ़ते हैं कि फ्राइड के अनुसार सारे व्यवहार मूल प्रवृत्तियों के दो विरोधी समूहों से उत्पन्न होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि फ्राइड कहते हैं कि जो मूल प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है और दो तरह की मूल प्रवृत्तियां होती हैं, एक जीवन मूल प्रवृत्ति और एक को कहते हैं मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ठीक, तो इन्होंने इन दो मूल प्रवृत्तियों की बात की, इन दो तरह की मूल प्रवृत्तियों की बात की जो कि विरोधी होती हैं। ये क्या होती है? जीवन मूल प्रवृत्ति, ये मृत्यु प्रवृत्ति। ये बात सही है। कुछ मूल प्रवृत्तियां अंतर्जात होती हैं और अर्जित की जाती हैं। देखिए अभी अभी क्योंकि हमने बताया कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं फ्राइड के अनुसार वो क्या होती हैं, वो जन्मजात होती हैं। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि अर्जित होती हैं, तो अवश्य ही जो आर है वो गलत है। तो इस आधार पर आप देखेंगे तो ऑप्शन सही होगा ए, यानी कि ए सत्य है और आर गलत है। अगले प्रश्न और इस सीरीज के अंतिम प्रश्न पर बात करें तो अभिकथन है कि सिनेमा हॉल में उपस्थित लोगों को तुरंत उच्च, मध्यम और निम्न आय वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आप कर सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि जो थिएटर में सीटें होती हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास होती हैं, तो उसी के आधार पर आप किस आय वर्ग से आते हैं उसी आधार पर आप सीट लेते हैं। तो अवश्य ही आप बहुत ही आसानी से किसी भी हाल में इस उच्चतम और निम्न और मध्यम आय वर्ग को वर्गीकृत कर सकते हैं। ये 100%। दूसरा जो आर है यानी कारण है कि प्रात्यक्षिक सामूहिकरण, समीपता और समानता के सिद्धांत पर किया जा सकता है। यानी कि सही बात है, जो लोग उच्च वर्ग होंगे वो एक दूसरे के समीप बैठे होंगे, एक समूह में बैठे होंगे और समानता उनमें होगी। ठीक उसी तरह से तीनों वर्गों की अलग अलग विशेषताएं होंगी। तो यानी कि इस तरह से आप देखें तो ए भी सही है और आर भी सही है। और क्या जो आर है वो स्पष्ट रूप से ए की व्याख्या कर रहा है कि हम किस तरह से उच्च और निम्न वर्ग को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। उनके समीपता के कारण कर सकते हैं, उनके समूहीकरण के कारण कर सकते हैं, उसकी समानता के कारण कर सकते हैं। तो अवश्य ही इसका जो ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन ए सही हो जाता है कि ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है या स्पष्टीकरण करता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह व्याख्यान पसंद आया होगा और आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे अवश्य ही लाभ मिलेगा। तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर बने रहने के लिए और ऐसी मनोविज्ञान से संबंधित इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से हमारे चैनल पर अपलोडेड होने वाली सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको तत्काल मिल जाती है। आपका यह वीडियो व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत